binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. If the U.S. were to gain access to Greenland's resources, it could significantly reduce our dependence on foreign suppliers, particularly China, which currently operates a virtual monopoly on the rare earth market. नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। अगर पिछले दिनों की बातों पे हम गौर करें तो ग्रीनलैंड, शायद मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसके पहले ग्रीनलैंड का नाम सुना होगा। जब उसका उजागर यूएसए ने करना शुरू किया और स्पेशली जो वहां के अभी के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने करना शुरू किया। तो ये क्या है ये गुत्थी ग्रीनलैंड की? क्योंकि अगर थोड़ा सा हम पीछे भी जाएंगे तो ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक सर्कल के बहुत पास है, वहां पे पितोफिक करके एक बेस है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ये पीछे लगे हुए हैं कि हम ग्रीनलैंड को लेंगे, हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, हम खरीद लेंगे। हर तरह का ऑफर उन्होंने दे दिया है, जिसको अभी तक तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट करते रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड के हो, चाहे वो डेनमार्क जिनके नीचे वो आता है ग्रीनलैंड। Question was clear. Jamen, Grønland er grønlændernes, og Grønland er en del af det danske kongerige, og det kommer ikke til. वो हो, अब है क्या वहां पे, क्या चीज ऐसी है जो कि यूएसए को इतना अट्रैक्ट कर रही है? क्या ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स है? क्योंकि अभी तक की जो फाइंडिंग है उससे केवल 1.4 टू 1.5 मिलियन टन्स जो है रेयर अर्थ वहां पे मौजूद है। ठीक है, रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कह रहे हैं शायद वहां पे 36 मिलियन टन्स जो है रेयर अर्थ होगा। अब ये एक तो याद रखिए कि वहां का जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है। वहां पे केवल 2 माइंस हैं जिसमें माइनिंग चल रही है। वहां पे एक यूरेनियम की माइन भी है जो कि बहुत क्लोज है इन सब माइंस से। तो ग्रीनलैंड जो कि ऑलमोस्ट एरिया वाइज भी अगर आप लगाएंगे तो वो आधा यूरोप कवर कर लेता है। फिर क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? क्योंकि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे माइनिंग के लिए, ना ही अभी इतनी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये क्या चाइना और रशिया को, रूस और चीन को बाहर रखने के लिए किया गया है? क्या जो वहां पे नए ट्रेड रूट्स उभर के सामने आ रहे हैं क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, उसका कुछ कारण है? तो ये जानना चाहेंगे हम। और हम भाग्यशाली हैं एक बार फिर से कि हमारे साथ ब्रिगेडियर पोपली आज उपस्थित हैं। और वेलकम आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो हमें बताइए ये क्या है, ये गुत्थी, ये क्या है डेनमार्क, ग्रीनलैंड और इन सब का ये जो क्या पचड़ा क्या है? थैंक यू संदीप, गुड मॉर्निंग टू यू। हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। सो क्यूबा वाज अ वेरी बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, लोगों ने बहुत सराहा उसको अभी, और बहुत जल्दी हम ग्रीनलैंड पे आ गए हैं। एंड आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने इसको कवर किया है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड की है क्या कहानी। बिल्कुल। सो छोटे जो पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी के, शायद किसी नेशन की ज्योग्राफी इतना ज्यादा डिक्टेट नहीं कर रही ट्रंप के डिसीजन को जितना ग्रीनलैंड कर रही है। एंड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट। बिल्कुल। तकरीबन 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो इंडिया से रिलेट करूं तो 2/3 इंडिया के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4 गुना छोटा है, लेकिन कोस्टलाइन दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है इसको। ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्टिनेंट है। इसकी कोस्टलाइन बिकॉज ऑफ जो इनके फ्योर्ड्स होते हैं उसकी वजह से 44,000 किलोमीटर की है। और ये जो ऑडियंस आज सुन रही है, इस फिगर को याद रखना क्योंकि इससे बहुत कुछ निकलने वाला है। 44,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन। 80% ऑफ ग्रीनलैंड आर्कटिक में है। अगेन आपने आर्कटिक वर्ड टच कर दिया ऑलरेडी प्रियम्बल में। सो आर्कटिक से बहुत कुछ निकालूंगा मैं जी। 80% ऑफ
ग्रीनलैंड इज ग्लेशियर, पानी। अब इसकी छोटी सी हिस्ट्री में जाना चाहता हूं, ज्योग्राफी से हटके, क्योंकि यहां क्लेम हो रहा है कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे वगैरह वगैरह। ये इनुइट नाम के इंडिजिनस लोग हैं जो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं सन 1000 एडी से। बीच में कुछ नॉर्वेजियन वगैरह लोग भी, आइसलैंडिक लोग भी इधर आकर के बसे, 5-6-8 हजार लोग। 1721 में ये एक डेनिश मतलब डेनमार्क की कॉलोनी स्थापित हुई। ये वाइकिंग्स के जमानों के बाद की बात है, तो इसको डेनमार्क की टेरिटरी माना गया पहली बार 1721 में। जी नेपोलियन की लड़ाई 1814, नेपोलियनिक वॉर्स जिनको बोलते हैं, उसमें डेनमार्क के पास नॉर्वे भी हुआ करता था। वो नॉर्वे जी उनको छोड़ना पड़ा, वो स्वीडन का हिस्सा बन गया, और 1814 में डेनमार्क की टेरिटरी में डेनमार्क इटसेल्फ, फैरो आइलैंड्स, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये इनको टेरिटरी जी में दे दिया गया। ये इनकी टेरिटरी मानी जाती है तब से। जी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1921, जो अभी की बात है। 1921 में जी ये सॉवरेन टेरिटरी बनी। 1921 में डेनमार्क की टेरिटरी डिफाइंड, रिकॉग्नाइज्ड, सॉवरेन हो गई, यानी कोई और ओके इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। यहां पे मैं इसको खत्म कर रहा हूं। छोटा सा इसमें आया, मैंने आइसलैंड वर्ड यूज कर लिया क्योंकि 1944 में जर्मन नाजी ट्रूप्स यूरोप में इन्वेड कर गए थे और डेनमार्क ऑक्युपाई हो गया था बाय जर्मन। जी उस टाइम पर आइसलैंड ने अपने आप को एक सॉवरेन देश डिक्लेयर किया, जो डेनमार्क ने एक्सेप्ट किया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिकॉग्निशन दी। सो आइसलैंड डेनमार्क से अलग हो गया। दैट मीन्स आज की तारीख में ग्रीनलैंड, फैरो आइलैंड्स एंड डेनमार्क, ये डेनमार्क की टेरिटरी है। अब आते हैं कि ट्रंप इसको खरीदने की जो बातें कर रहे हैं, इसका प्रेसिडेंट जी है एक्चुअली। And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. ये अब नहीं हो सकता, लेकिन आज से 100 साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर था और आप एनेक्स कर लेते थे दूसरे देशों को, 1917 में कैरेबियन आइलैंड्स में 3 आइलैंड थे जो डेनिश वेस्ट इंडीज बोला जाता था जिनको। ओके तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अमेरिका को लगा कि पनामा कैनाल थ्रेटन हो सकती है उस टाइम जर्मनी द्वारा, जर्मनी की शिप्स द्वारा। तो ये डेनमार्क के पीछे पड़े कि हमारी ये अप्रोच हमें बंद करनी है। हमारे को 3 आइलैंड थे जो डेनिश वेस्ट इंडीज के थे, इन तीनों को इन्होंने खरीदने की बात की, रेजिस्ट हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सक्सीड हुआ अमेरिका, और $25 मिलियन वर्थ गोल्ड दे करके, डेनमार्क को दे करके ये 3 आइलैंड उन्होंने खरीद लिए। आज इन तीनों आइलैंड का नाम है यूएस वर्जिन आइलैंड्स, और इनके बिल्कुल ठीक नजदीक है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, वो अलग है। जी सो प्रेसिडेंस है टेरिटरी खरीदने का, तो शायद उस भावना से ट्रंप बोलते हैं कि मैं $1 लाख पर इंडिविजुअल देकर के मैं इसको खरीद लूं वगैरह वगैरह। तो इस बात को कि डेनमार्क को कोई खरीद लेगा, इसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जी तो वी विल कम कि क्यों ये बातें हो रही हैं। इसका जो ट्रंप का 2 इन्होंने बातें उठाई ट्रंप ने कि मैं क्यों ग्रीनलैंड लेना चाहता हूं। पहला उन्होंने एक बताया कि हमें अपनी यूएसए को प्रोटेक्ट करना है। जी किससे प्रोटेक्ट करना है? प्रोबेबली ही मींस चाइना, रशिया। उन्होंने वर्ड यूज किए हैं वैसे, चाइना, रशिया। आपके पास जो आपने एक नाम लिया पिटुफिक एयरबेस, जो वेस्टर्न ग्रीनलैंड में अमेरिका ने बनाया हुआ है कई सालों से, अगर आपको अपने नेशन को डेप्थ देनी है और प्रोटेक्ट करना है, तो आप एक की जगह 3 एयरबेस और खोल लो। ग्रीनलैंड में किसने मना किया? कोई मना नहीं कर रहा। नेटो के आप करता धरता हो
आप ग्रीनलैंड में एयरबेसेस और बना लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं आप करना चाहते। So the argument that we need Greenland for national security doesn't hold water. And by the way, the Greenlanders and the Danes would welcome further American military investment in Greenland. We used to have a dozen bases in Greenland. We have scaled them back since World War II and even more so after the Cold War. 1 से 2 कर लें, 3 कर लें, लेकिन वो नहीं करना चाहते। आपने वर्ड यूज किया कि रशिया और चाइना इसको ले लेंगे, इससे पहले वो लें तो मैं ही ले लेता हूं। वो कैसे ले लेंगे? अगर आप ही नहीं ले पा रहे हो तो उनके पास ऐसा कौन सा जरिया है कि वो एक फ्रोजन लैंड मास के ऊपर सडनली वन डे, ये कोई स्पेनिश कोस्ट नहीं है या कोई अफ्रीकन कोस्ट नहीं है, यहां पर आपको एक अलग तरीके की तैयारी के साथ वहां पर बेस बनाना पड़ेगा। और कितने लोग आप ठहराना चाहते हो? आप लेट से एक रशियन आ भी जाते हैं तो कितने लोग? 50 एक स्टेशन बन जाएगा, उससे वो जी 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लैंड मास को नहीं ले सकते। ये फ्रोजन है, टोटली बिल्कुल ग्लेशियर है। सो ट्रंप का ये कहना कि चाइना ओब्लिक रशिया इसको ले लेगा, वो भी नहीं है। और अगर ले लेते हैं, लेट से एक बेस बना लेते हैं, तो आप बॉम्ब करके हटा दीजिए उसको, क्या प्रॉब्लम है? वो भी नहीं। जी दैट मीन्स ऑन बोथ क्लेम्स ट्रंप इज नॉट स्पीकिंग जो वो असली में चाहता है। तो ये दोनों बोगी हैं जो अभी तक उन्होंने बोली हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। तो वजह क्या है? 44,000 किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है। अब मैं 5-6 जी। चीजें आज बोलने वाला हूं, तो ऑडियंस को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मैं क्या कैलकुलेशंस कर रहा हूं। 44,000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, इसके साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अंडर जी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, अनक्लॉस। इस वर्ड को मैं आगे 2-3 बार और यूज करूंगा। अनक्लॉस के तहत, जिसके साथ हम सारे सिग्नेटरीज हैं, आपको एक वर्ड यूज होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आपको मिलता है, जो आपकी कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल आपको सॉवरेन टेरिटरी के नाम से दिया जाता है। सबके लिए है, जी हमारे लिए भी है। लेकिन यहां वो 200 नॉटिकल माइल जो 360 किलोमीटर बन जाता है, किलोमीटर में अगर नापें, वो किसी से कंटेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि नेबरिंग कुछ नहीं है। बाकी देशों के केस में वो कंटेस्ट हो जाता है, तो वो 200 नॉटिकल माइल जी। कई जगह 10 नॉटिकल माइल, 50 नॉटिकल माइल बन जाता है, रिड्यूस हो जाती है आपकी टेरिटरी, सॉवरेन टेरिटरी। यहां नहीं हो रही। तो 44,000 किलोमीटर की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 360 किलोमीटर डेप्थ ऑफ समुंदर, उसमें 2 हिस्से होते हैं इस जोन के, EEZ के। वाटर कॉलम जो समुंदर का पानी है, और उसके नीचे सी बेड। इस जी। EEZ में आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लोर करने की परमिशन है। ये बन जाता है तकरीबन 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और मैथमेटिकली चांस की बात कि ग्रीनलैंड का जितना लैंड मास है और जितना EEZ का एरिया है, वो तकरीबन बराबर है, जो यूनिक बात बराबर है, कॉन्सिडेंस है। 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आप ओन कर सकते हैं अगर आप ग्रीनलैंड को ओन करते हैं। जी सो सिर्फ एयरबेस बना करके, अगर वहां पर कुछ निकलता है, जो मैं बताऊंगा क्या वहां पे प्रूवन रिजर्व्स हैं, सिर्फ आप एयरबेस बना करके या वहां पर अपना कोई स्पेस स्टेशन बना करके, वो रिसोर्स आपकी नहीं हो सकती, वो रिसोर्स डेनमार्क की है। लेकिन अगर जी। ये लैंडमास आपका है, ट्रंप का है, अमेरिका का है, तो इस 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ वो आपका, बिसाइड्स जो ग्लेशियर है वो आपका। अब मैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की फिगर्स बता रहा हूं, जो जी। लैंडमास की हैं, EEZ की नहीं है। दैट मींस जो उन्होंने सर्वे करके प्रोबेबल रिकवर भी करना चाहिए, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मशीन जी, देंगी जो आप रिकवर कर सकते हो, रिकवरेबल एसेट्स और मिनरल्स
उसकी फिगर बता रहा हूं, 90 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, वन। सेकेंड, वाह 30% ऑफ रिकवरेबल वर्ल्ड नेचुरल गैस, हो बिसाइड्स यूरेनियम, जी प्लूटोनियम, दोनों यूज हो सकते हैं आपके न्यूक्लियर एसेट्स के लिए, गोल्ड एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें दो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, दो रेयर अर्थ एलिमेंट्स अमंग्स अदर्स ऐसे हैं जो फ्यूचर वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट का 25% माना जा रहा है। अब देखो, ये जी कई चीजें होती हैं जो मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, पर ये फिगर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने दी है, कुछ इन्फ्लेट भी की जा सकती हैं, बट अगर मैं इसको क्रेडेंस दूं तो आप नोट करो 2025 में टैरिफ लगे, चाइना के ऊपर टैरिफ लगे, अमेरिका ने जो लगाए, हाई टैरिफ लगाए, तो चाइना ने सिर्फ एक ही बात पिछले 1 साल में की है कि उन्होंने जो मैग्नेट्स थे, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो मैग्नेट्स थे, जो आपकी विंड टर्बाइंस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इत्यादि में लगते हैं, उन्होंने उसकी एक्सपोर्ट अमेरिका को बंद कर दी। जी एक भारत को भी की, उन्होंने भारत को भी बंद कर दिया उन्होंने था बंद बीच में। एक जी हफ्ते के अंदर ट्रंप को रिवर्स करना पड़ा अपना डिसीजन चाइना के टैरिफ के ऊपर, विद इन 1 वीक। बिल्कुल सो वल्नरेबिलिटी है, चाइना के पास लेवरेज है। ग्रीनलैंड में ये जो एसेट्स दिख रहे हैं, सडनली चाइना का अगर आपको लेवरेज खत्म करना है, अमेरिका को खत्म करना है, तो जी ग्रीनलैंड आपको एज अमेरिकन टेरिटरी चाहिए, ताकि आप ये चीज रिकवर करो। इन चीजों को निकालने में, प्रोसेस करने में डिकेड लग जाएगी, लेकिन बिल्कुल पहले हो तो सही। तो वो तो सही, एक आपके रीजन हाथ ये, में। एक रीजन ये ईईजेड, और इसके साथ में एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सटेंडेड ईईजेड। मैंने ईईजेड समझा दिया। ग्रीनलैंड 80% जो है वो आर्कटिक में है। जी अब आर्कटिक से रिलेटेड कुछ चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं। नॉर्थ पोल के आसपास, जिसको हम आर्कटिक जोन कहते हैं, उसमें 8 देश हैं। जी मैं इनके नाम ले लेता हूं। अमेरिका बिकॉज ऑफ अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, रशिया, नॉर्वे। सो ये 8 देश हैं जो नॉर्थ पोल के आसपास हैं। इसमें सबसे बड़ी जो लैंड मास जो उसको कवर करती है वो रशिया के पास है। जी ग्रीनलैंड और ये जो बाकी 7 देश मिलकर के हैं, ये 8 देश की एक काउंसिल है जिसका नाम है आर्कटिक काउंसिल। जी उसके साथ उसके 6 परमानेंट पार्टिसिपेंट्स और हैं। ये हैं इंडिजिनस पॉपुलेशन इन देशों की, जो पुराने जमाने से यहां रह रहे हैं। वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं आर्कटिक काउंसिल की, लेकिन वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर किसी भी डिसीजन की इन 8 मेंबर की है। जी इनके 13 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, उसमें इंडिया और चाइना भी हैं। जो आर्कटिक एरिया का जो सी बेड है, आर्कटिक सी का, वो 5 देशों के बीच में, इन 8 में से जो 5 देश हैं, उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि हमारा ईईजेड जो 200 नॉटिकल माइल का होता है, हम यहां पर उसको रखेंगे एक्सटेंडेड ईईजेड के नाम से, 350 नॉटिकल माइल का। ओ दैट मीन्स 350 नॉटिकल माइल कम्स टू अबाउट 650 किलोमीटर। ये उस काउंसिल में डिसाइड हो चुका है, रैटिफाइड है। 8 में से 5 देशों का, 3 देश जो हैं, स्वीडन, आइसलैंड और नॉर्वे, ये 3 ले रहे हैं कि हम अपना जो आप हमारे को दे देंगे, इसमें से कोई रिसोर्स का कुछ सपोर्ट, वो एक्सेप्टेबल है। सो एक एमिकेबली बिटवीन 8 ऑफ देम दे हैव डिसाइडेड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये जब हम एक्सटेंडेड ईईजेड की बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रीनलैंड भी है, अब वो 650 किलोमीटर
अपने कोस्ट लाइन से आगे जा सकता है, और उसमें जो रूलिंग है वो है कि जो EEZ हो गया, उसमें तो मैंने बताया वाटर कॉलम और सी बेड दोनों आपका। एक्सटेंडेड EEZ में सिर्फ सी बेड होता है, पानी आप ओके, नहीं, उसमें शिपिंग को नहीं आप रोक सकते किसी की, बट सी बेड के नीचे रिसोर्सेज आपकी हैं। यहां पर अनएक्सप्लॉइटेड, uncontested, the entire Arctic seabed floor has been divided between 5 nations. दुनिया में जब इंसान को या ह्यूमैनिटी को जब जब एक लीप ली है हम लोगों ने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लीप, किसी और टाइप की, तो हमने कुछ अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज हमें मिल गए हैं। कभी हमारे को समुद्र मिल गया, कभी स्पेस मिल गया, कभी हमारे को माइनिंग मिल गई, कोई पहाड़ मिल गए जहां से हमें रिसोर्सेज, अमेजॉन रिवर मिल गया जहां से हमने फॉरेस्ट्री कर ली। आज की तारीख में ये अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज बहुत गिनती की रह गई हैं दुनिया में, उसमें एक है ये बिल्कुल। आर्कटिक, जो इसमें हिस्सा ले गया। और यहां पे जब आप तेल, गैस, रेयर अर्थ इत्यादि जब इसमें निकलेगा, अगर आप इसमें हिस्सेदार नहीं हैं, आपका स्टेक नहीं है, तो आप पीछे रहने की लाइन, आप लाइन में हो, फिर आप डिपेंड कर रहे हो कि कोई और एक्सट्रैक्ट करके आप उससे खरीदोगे। अमेरिका अगर अपना वर्चस्व रखना चाहता है इस दुनिया में, जो उसकी शुरू से रही है कहानी, तो उसको इस लाइन में आगे खड़ा होना पड़ेगा। और उस लाइन में आगे खड़े होने के लिए, हालांकि उसके पास आर्कटिक में स्टेक है, बट दैट इज ओनली लिमिटेड टू द शोर लाइन ऑफ अलास्का। कुछ सी रूट्स के बारे में बताइए, सी रूट्स जो हैं आप कह रहे थे। या ओके, यू सी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्कटिक पोलर कैप है, जो आइस की, वो थोड़ी सी थॉ हो जाती है कुछ कुछ महीनों में, स्पेशली अलोंग द कोस्ट लाइन। नाउ इन आर्कटिक सी, अराउंड जुलाई टू दिसंबर थोड़ी आइस थॉ होती है कोस्ट लाइन के साथ, जी। तो इसमें शिपिंग बढ़ रही है, एक्सप्लोरेशन बढ़ रही है। रशिया 9 पोर्ट बनाने की बात कर रहा है अपनी नदन कोस्ट लाइन पे, 9। उस लाइन को अगर मैं बनाऊं, आई एम श्योर आप मैप दिखाओगे, तो आर्कटिक में 3 शिपिंग रूट्स की आज बात की जा रही है, जिसमें 2 ऑलरेडी फंक्शनल हैं फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, साल में, एक अभी भी थियोरेटिकल है। मैं इनके नाम लेने वाला हूं। सबसे पहला है नदन सी रूट, जो रशियन कोस्ट लाइन पे चलता है। इसमें आइस तकरीबन 1 से 1.5 मीटर की ईयरली आइस जमा होती है और वो थॉ हो जाती है। सेकंड, ये 5,700 किलोमीटर का है और ये एक्सेस देता है कोई भी कंट्री, रशिया को, चाइना को, इंडिया को, अगर हम एनएसआर का पार्ट बनते हैं, जो रशियन रिसोर्सेस नदर्न साइबेरिया से, उनके मुर्मांस्क और बाकी जो नए पोर्ट्स बन रहे हैं आर्कटिक में, उनसे ऑयल, गैस इत्यादि लेकर के आप बेरिंग स्ट्रेट से आप साउथ चाइना सी की तरफ आ सकते हैं। यानी चाइना के लिए ये मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करता है और उनको यूरोप एशिया ट्रेडिंग का एक नया रूट मिल रहा है। सेकेंड रूट इज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ये है कनाडा के ऊपर, हडसन बे और उनके जो आइलैंड्स हैं, कैनेडियन आइलैंड्स हैं, उनके साथ निकलता है इन द आर्कटिक सी। ये भी 2700 किलोमीटर का है। यहां भी 1 से 1.5 मीटर की आइस है जो थॉ हो जाती है, ईयरली आइस। तीसरा रूट है ट्रांस आर्कटिक, जो बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर से निकलना है। ये थियोरेटिकल है, आज की तारीख में कोई ऐसी शिप, कोई ऐसी आइस ब्रेकर नहीं है जो इसके ऊपर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सके, कि मतलब आइस को काट करके आप ट्रेडिंग, एक बहुत शॉर्टन ट्रेडिंग रूट। अगर आप ग्लोब को ऊपर से देखें, देन इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड कि आप अमेरिका और रशिया को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या यूरोप और रशिया को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेडिंग रूट से। जी, ये ट्रांसपोलर रूट है, तो ये अभी थियोरेटिकल है। सो देयर आर 2 तो इनमें कुछ टाइम सेविंग भी है, कह रहे हैं कि काफी टाइम सेविंग होगी और
या अगर एनएसआर की बात करें, सो फॉर इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इस रूट से जुड़ रहा हूं, जो अभी पुतिन के विजिट दिसंबर, फर्स्ट वीक दिसंबर में ये बात भी हुई है इसकी, तो हमारे को अबाउट 40% टाइम एंड नियरली 40% एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस, कार्गो, शिपिंग, हायरिंग वगैरह। आप अर्जेंसी समझिए एक इंसान की, जो आज प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसके पास इस एरिया में, पहले तो इस एरिया को लेने की बात कर रहा है वो, ग्रीनलैंड को जी लेट से ले लेता है, विच एवर मीन्स, ऑपरेट कैसे करेगा? फ्रोजन आर्कटिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं। आर्कटिक सी में ऑपरेट करने के लिए आपको जो शिप्स चाहिए, उनको हम बोलते हैं पोलर क्लास आइस ब्रेकर्स। मैं जी सिर्फ कुछ कंट्रीज की फिगर्स ले रहा हूं, किसके पास कितनी आइस ब्रेकर हैं, उससे कैपेबिलिटी का पता चलता है। जैसे हम कंपेयर करते हैं, उसके पास इतने जहाज हैं, इतनी शिप्स हैं, एयरफोर्स नेवी को कंपेयर कर देते हैं, तो यहां इस एरिया में ऑपरेट करने के लिए आपको आइस ब्रेकर्स चाहिए। रशिया हैज 50+ आइस ब्रेकर्स, जो न्यूक्लियर और डीजल ऑपरेटेड दोनों हैं। 50+ शिप्स, उनकी 6 नई बन रही हैं, 6 की 6 न्यूक्लियर बन रही हैं। और मैं दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहा हूं, बीच वाली कंट्रीज की बात नहीं कर रहा। कनाडा के पास 25 के करीब हैं, नॉर्वे के पास 8 हैं, डेनमार्क के पास 2 हैं, इत्यादि, उसको छोड़ देते हैं। रशिया 50+, अमेरिका 2, जिसमें एक नॉन फंक्शनल है, और वो भी डीजल ऑपरेटेड। इनमें क्लासिफिकेशंस होती हैं, जो पोलर क्लास 1, 2, 3 हैं, ये हैं जो 3 मीटर की मल्टी ईयर आइस को काटने की काबिलियत रखती है। तो PC1 से लेके PC3 ये क्लास है। बाकी इसके नीचे वाली क्लासेस है। अमेरिका के पास PC क्लास की कोई शिप ही नहीं है जी उनके पास 2 मीडियम क्लास वाली हैं, उन 2 में से भी एक बहुत पुरानी है, किसी यूज की नहीं है, एक शिप है। तो आप एक कैपेसिटी की गैप देखिए। रशिया 50+ शिप, अमेरिका 1 फंक्शनल। रशिया अबाउट 10 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स, अमेरिका निल। ट्रंप ने अभी फिनलैंड की शिप बिल्डिंग यार्ड को 4 आइस ब्रेकिंग शिप्स का ऑर्डर दे रखा है। चारों में से कोई भी न्यूक्लियर नहीं है अभी भी, लेकिन वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, ताकि अगर ग्रीनलैंड हो, कुछ हो, तो मैं कम से कम कोस्ट के पास जब थॉ होती है आइस, ऑपरेट प्रेजेंस तो ला पाऊं। अभी तो प्रेजेंस ही नहीं है। आप पिटुपिट एयरबेस पे अपने जहाज भेज दोगे, उसके बाद क्या करूं? तो अमेरिका के पास कैपेसिटी नहीं है। और एक छोटा वीडियो, बहुत एक छोटा स्निपेट, एक डायलॉग ट्रंप का मिला है वीडियो में, जहां उसने अपनी एक वो सो कॉल्ड कैबिनेट जो बैठी है, तो उसमें बोला है कि वी हैव बीन लेट डाउन बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स, कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है। और अब मैं सोच रहा हूं, सो ही हैज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर 4 विद फिनलैंड। इनके पास शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी, यू सी, ये वर्टिकल अमेरिका ने उठाया ही नहीं कभी अपने आप को। अब एक रेस है, और मैं यहां क्योंकि फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो आप उसकी तड़प समझिए। रशिया के पास 50+ आइस ब्रेकर्स, दैट मींस ऑल ईयर राउंड कैपेसिटी आर्कटिक में ऑपरेट करने की, रशिया। जी लेट्स कम टू चाइना। चाइना के पास कितनी? 5। कहां ऑपरेट कर रहा है? उसमें सर्वे व्हीकल है, सर्वे शिप है। कहां ऑपरेट कर रहा है वो? बेरिंग स्ट्रेट जो है, जो रशिया और अलास्का को जो सेपरेट करता है एक बहुत छोटे डिस्टेंस पे, चाइनीज आइस ब्रेकर्स वहां गए हैं। क्यों? 2025 में चाइना ने 14 वॉयजेस 14 वॉयजेस करी हैं नॉर्थ सी रूट पे। 3 लाख टन कार्गो उन्होंने एनएसआर से चाइना लाए हैं। उसमें कोल होगा, ऑयल हो, गैस हो, जो भी हो। 3 लाख टन उन्होंने कार्गो वहां से शिफ्ट कर लिया है। तो एक उन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट करा पहली बार एनएसआर में 2025 में।
और क्योंकि वो जी ऑपरेट कर रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट में, तो दैट मीन्स वो ऑपरेट कर रहे हैं अलास्का के साथ। तो बहुत बड़ी तकलीफ है कि रशियन आइस ब्रेकर्स वहां घूम रहे हैं, चाइनीज आइस ब्रेकर्स वहां घूम रहे हैं, और मेरे पास तो आइस ब्रेकर ही नहीं है। नहीं। दैट इज और द इसमें मैं ऐड कर दूं कि चाइना ने इस पे काम ऑलमोस्ट 12 साल पहले करना शुरू कर दिया था। कैन यू इमेजिन द विजन? तो 5 आइस ब्रेकर्स हैं उसके पास, तो वो ऑपरेट कर सकता है। आपके पास सैटेलाइट के लिए पीएसएलवी है, तो आप सैटेलाइट भेज सकते हो। पीएसएलवी नहीं है तो आप भेजोगे, फिर किसी और से मांगोगे आप। तो अमेरिका जी इतना पावरफुल होने के बावजूद सडनली रियलाइज कर रहा है, और ट्रम्प इज राइट इन हिज थिंकिंग कि ये तो वॉइड है मेरा, और इस वल्नरेबिलिटी को वो इससे पहले कि रशिया और चाइना बहुत बढ़ जाएं, उसको इसमें लैंड मास भी चाहिए, उसमें रिसोर्सेज चाहिए अगले 50 साल के लिए, और उसको आइस ब्रेकर्स चाहिए, और उसको आर्कटिक काउंसिल में वो एक्सटेंडेड ईईजेड चाहिए। अभी आपने नेटो का नाम भी ले लिया, तो जिस तरह से ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इस तरीके से लेंगे, खरीद लेंगे, ये करेंगे, और फिर कुछ भी नहीं हुआ तो हम मिलिट्री एक्शन ले लेंगे। अब डेनमार्क जो है नेटो मेंबर है, यूएसए जो है नेटो मेंबर है, तो इसका मतलब दैट विल बी एंड ऑफ नेटो। हु लूजर्स अगर एंड ऑफ नेटो हो गया तो? यूरोप। यस जो डिमिनर जो ट्रम्प अभी दिखा रहे हैं, ही कुडंट केयर लेस। अगर नेटो वीक होता है, खत्म हो जाता है, तो ट्रम्प को कोई, मेरे को नहीं लग रहा कि वो अपने सिंगल पॉइंट एजेंडे पे है। उसको ग्रीनलैंड का ये लैंड मास, और जो मेरे को समझ में आई कहानी, आई थिंक आई एम प्रोबेबली रादर करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग कि उसको क्यों चाहिए, वो लैंड मास क्यों चाहिए, जी वो हमने क्लियर कर लिया है। और इंडिया का क्या स्टेक है इसमें Okay. पूरे गेम में? Yeah. कुछ है? So we should end with that. Firstly, on icebreakers, इंडिया का आइस ब्रेकर बनाने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास वो है भी नहीं। लेकिन 2025 में रशिया ने 4 आइस ब्रेकर्स इंडिया में, उनकी एक कंपनी है रोसाटॉम, या वो बनाती है आइस ब्रेकर्स। तो क्योंकि वहां पे सैंक्शंस हैं, कुछ है, उनकी अपनी प्रॉब्लम चल रही है, सो दे हैव पिक्ड 2 शिपयार्ड इंडिया में, और उन दोनों में 2-2 बनाने की बात हो रही है। ये नॉन न्यूक्लियर हैं और डीजल ऑपरेटेड मिडिल लेवल वाली हैं, जो नदर्न सी रूट में यूज होंगी। 2 शिप्स की बात हुई है हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए, और 2 हुई है एलएनटी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में मेंशन किया दिसंबर में पुतिन के विजिट के टाइम पे। प्लस रशिया ने ऑफर किया है हमारे सीफेरर्स की ट्रेनिंग के लिए आर्कटिक में। सो ये सारे डॉट्स ओके जुड़ रहे हैं। प्लस मैं पिछले प्रोग्राम में एक बार बता चुका हूं कि इंडिया की प्रेजेंस आर्कटिक में ऑलरेडी है। वहां पर एक नॉर्वे का आइलैंड है स्वालबार्ड में हमारा हिमाद्री स्टेशन है, जी रिसर्च स्टेशन। सो हमारा फुटप्रिंट ऑलरेडी वहां पर है, प्लस हम नॉर्दर्न सी रूट में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बहुत बड़ी उम्मीद है, और बहुत बड़ा इसमें इंडिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है हमारे। ओके। सो बहुत ही क्लियर शब्दों में आपने बताया कि भाई यूएसए का और वहां के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उनका एम क्या है, उद्देश्य क्या है ये ग्रीनलैंड को लेने के लिए। क्योंकि बहुत क्लियरली आपने बताया कि एक इतना बड़ा लैंड मास मिलेगा, और उस लैंड मास के साथ ईईजेड मिलेगा, जो कि और भी बड़ा है और एक्सटेंडेड अगर उसकी बात करें तो। और साथ ही इतने तरह के मिनरल्स मिलेंगे जिसके कारण उनको इस समय चीन के सामने झुकना पड़ रहा है। Absolutely. साथ ही हमने जैसे बात की कि जो वहां पे 2 चोक पॉइंट्स हैं जिसमें GIUK आता है, उसके ऊपर भी आपकी नजर रहेगी और उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। और जो 2 ऑपरेशनल, और स्पेशली जो नॉर्दर्न सी रूट है, जो बहुत ज्यादा ऑपरेशनल है, और ऑलमोस्ट 100 के आसपास शिप्स पिछले साल वहां से गुजरी थी, तो उनको, उसके ऊपर भी आपकी नजर रहेगी, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। और
कुछ ना कुछ करके, चाहे ग्रीनलैंड, चाहे डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन को कोई एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है बात उनकी सिक्योरिटी की भी आ गई। कल को अगर वहां पे चाइनीज और रशियंस का मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसके काफी चांसेस हैं या एंटिसिपेट कर रहे हैं अमेरिकन, तो वो अमेरिका से ज्यादा जो है वो यूरोपियन यूनियन के लिए खतरा हो जाएगा। तो यस, मे बी मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, मे बी मिलिटरली जाके वो ऑक्यूपाई ग्रीनलैंड को नहीं कर लेंगे जो अभी तक दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ेगी फ्यूचर में आने वाले टाइम में, और हम उसके ऊपर नजर अपनी बना के रखेंगे, उसको गौर करते रहेंगे कि वहां क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसके बारे में आपसे हम बात करते रहेंगे। क्योंकि आप याद रखिए कि भारत जो है ये एक इंडियन ओशन का एक पावर नहीं रह गया है, बल्कि एक वर्ल्ड पावर की तरह उभर के आ रहा है। हमारी नेवी बड़ी हो रही है, हमारे बिजनेस जो इंटरेस्ट हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसीलिए चेन्नई व्लादिवोस्टॉक या नॉर्दर्न सी रूट और इसकी बातें प्राइम मिनिस्टर करने लगे हैं, इससे पहले कोई नहीं करता था। तो हमारे बहुत सारे एम्स वहां पे हैं, तो भारतीयों को भी अपना जो एक वर्ल्ड व्यू है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। हमें केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश की बातें नहीं करते रहना है, बल्कि ये बड़े उद्देश्यों को सामने रखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच आशीष, आपने एक बार फिर से एक जटिल सब्जेक्ट को हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमें काफी कुछ समझ में आया। तो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बताते रहिए कि आगे आने वाले दिनों में आप किन टॉपिक्स पे हमसे बातचीत करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।